हेलो एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 5 के साथ। तुम सोचोगे इसको हमने टाइप 4 बोला था प्रीवियस क्लास में। तो टाइप 4 जो थी वो क्या थी, उसमें बेसिकली एक पॉलिनोमियल सॉर्ट ऑफ कुछ था और वो मल्टीप्लाई हो रहा था एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ, राइट। इसमें क्या हो रहा है ना कि दो तीन बाइनोमियल एक्सपेंशन ही भिड़ जा रहे हैं अपने आप में, ये हो रहा है इसके अंदर। तो ये डिफरेंट हो गई एक तरीके से। तो ये अब मैं टाइप 5 की हेडिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम 4 क्वेश्चन करेंगे, उससे तुम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे क्या हो रहा है इसके अंदर, राइट। तो सबसे पहला वाला देखते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने मुझसे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन दिस। हाँ जी, इसमें क्या करेंगे, मतलब 1 + x होल की बार 4 है, फिर 1 + x² होल की बार 5 है, ठीक है। तो दोनों बाइनोमियल है, ये तो समझ में आ रहा है कि दोनों बाइनोमियल है। एक बार मैं दोनों को खोल के दिखाता हूँ। तो 1 + x होल की बार 4 ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा 4c0, है ना। एक बार मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, पूरा का पूरा खोल दूंगा, पूरा का पूरा, ठीक है। इससे तुम्हें पूरा आइडिया हो जाएगा कि बात चल क्या रही है। उसके बाद फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसका शॉर्टकट क्या है, अब वो तुम खुद ही समझ जाओगे क्या शॉर्टकट है इसका। हाँ भाई, तो मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों खोल दिए। 1 + x होल की बार 4, अगर इसको तुम पूरा खोल दोगे तो ये पूरा ऐसे खुल जाएगा। फिर 1 + x² होल की बार 5, ये हमारा पूरा ऐसे खुल जाएगा। इसमें 6 टर्म्स आ जाएंगे और इसमें हमारे पास 5 टर्म्स आ जाएंगे। अब ये सब एक दूसरे से भिड़ेंगे, एक एक बंदा एक एक से मल्टीप्लाई होगा। 4c0 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 5c0 से, फिर 5c1x² से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5c2x की बार 4 से होगा, फिर ऐसे करते करते पूरे 6 टर्म्स के साथ होगा। फिर 4c1x जो ये वाला टर्म है ये फिर से 6 टर्म से होगा, फिर ये वाला भी 6 टर्म से होगा। तो ऐसे करते करते हमारे पास 5 × 6 यानी कि 30 टर्म्स आ जाएंगे। अब तुम कहो तो मैं सारे के सारे मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। कर सकते हैं, अगर तुम बोर्ड वाली बुक खोलोगे ना तो उसमें वो लोग ये भी कर डालते हैं। पर हम लोग काफ़ी हद तक लॉजिकली भी कर सकते हैं। पर मैं इसका एक और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। मतलब ये तो चलो हमारा एक मेथड वन पता क्या होता। मेथड वन ये होता कि तुम पूरा का पूरा एक खोल दिया तुमने, अब इसको तुम पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो। ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास 30 टर्म्स आ जाएंगे, सही है। अब उसमें अपने आप देख लेना भाई, जिसकी भी बार x की बार 4 हो उसमें जो भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उन सबको जोड़ करके आंसर बता देना। ये तुम्हारा मेथड नंबर 1 है, ये सबसे चुलूवर मेथड है ना। कि मतलब कुछ भी नहीं आता पेपर में, बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं पढ़ रखी है, मतलब बाइनोमियल सिर्फ पढ़ रखी है, बाकी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ रखा। तो शायद हर बच्चा यही सोचेगा कि यार ऐसा करेंगे, है ना। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो हम थोड़ा अपना काम लॉजिक से भी चला सकते थे। मेथड नंबर 2 फिर बताऊंगा, मेथड नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। पर उसके लिए मेथड नंबर 2 समझ में आना चाहिए, तभी वो मेथड नंबर जो 3 है वो तभी समझ में आएगा तो मेथड नंबर 2 जो है वो तुम्हें समझ में आया। तो मेथड नंबर 2 क्या है, देखो तुम्हें चाहिए x की बार 4। इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि यार ये जो 4c0 है जब ये 5c0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा तुम्हारे पास आएगा 4c0 × 5c0। 4c0 कितना होता है 1, 5c0 कितना होता है 1, तो 1 × 1 1 आएगा। पर इसमें x तो है ही नहीं इसमें x की बार 4 तो है ही नहीं। अगर इसमें x की बार 4 है ही नहीं तो फिर तो ये हमारे किसी काम का है ही नहीं, राइट। तो फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा यार 4c0 जो है ये तो फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, तो x² आएगा। क्या आएगा भाई 4c0 मल्टीप्लाइड बाय 5c1x²। क्या इसका कोई सेंस बनता है, मतलब हमारे किसी काम का नहीं है ना, हमें तो x की बार 4 चाहिए, x² से मेरा कोई काम नहीं करने वाला है। फिर जब ये 4c0 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इससे, किससे 5c2 x की बार 4 से। अब जाके मेरा काम बना, क्योंकि अब ये जो 4c0 जो है जब ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ 5c2 x की बार 4, है ना। क्या आ गया 4c0 5c2, ठीक है, x की पावर 4। अब यहाँ पर उसने मुझसे बोला कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है 4c0 5c2। पर तुम बोलोगे कि तुमने तो सिर्फ 4c0 लिया, वो भी सिर्फ 3 टर्म्स, और बाकी अभी इतना पूरा भंडार बचा हुआ है अपने पास। तो मैंने कहा करके देख लो, लॉजिकली सोचना अपने आप। 4c0 जब x की पावर 6 से होगा तो फिर x की पावर 6 आएगा, वो तो x की पावर 4 से बड़ा है ना। फिर x की बार 8 आएगा, वो भी बड़ा है, x की बार 10 भी बड़ा है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता इनको करने का, ठीक है। फिर अब मैं आ गया अपने सेकंड खिलाड़ी के पास, 4c1x। 4c1x जो है उसका कोई सेंस नहीं बनता मुझे इससे मल्टीप्लाई करने का, करूंगा तो क्या आएगा भाई, है ना। तो अपने पास 5c0 × 4c1 × x आ जाएगा, अपने को चाहिए x की बार 4, कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर मेरे पास x है तो मेरे को उससे x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये समझ पा रहे हो। अगर तुमने यहाँ पर x ले लिया तो तुम्हें x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर क्या तुम्हें अपने दूसरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी x³ दिख रहा है, देखो x², x की बार 4, x की बार 6, x की बार 8, x की बार 10, x³ तो कहीं है ही नहीं। और अगर x³ है ही नहीं दैट सिंपली मीन्स कि 4c1x जो है वो कभी भी x की बार 4 बना ही नहीं पाएगा, दैट इज सिंपल। और सिमिलरली जो 4c3x³ है ये भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए भाई 4c3x³ है जो ऑड वाला है। जैसे ये 1 मिनट हैंग हो रहा है भाई, 4c3x³ जो है उसको तुम्हें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो, है ना। तुम्हें इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर हमें सेकंड एक्सप्रेशन में कहीं पर भी x नहीं दिख रहा। हमें या तो x की बार 0 है, फिर x² है, x की बार 4 है, ये सब दिख रहा है, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनेगा। और चल जाओ, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ तक कि हमने देखा 4c0 में सिर्फ एक केस था 4c2x², इससे तुम्हें उम्मीदें लग रही होंगी। अच्छा एक और चीज़, अगर तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि 4c1x है यहाँ पर, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मैंने कहा भाई ये क्या बातें कर रहे हो, मतलब अगर ऐसे लिखवा है तुम्हारे सामने a + b × c + d, ये मैंने तुम्हें अभी समझाया था स्टार्टिंग में बिल्कुल, कि एक्चुअल में होता क्या है, ये स्क्वायर होता है ना। यहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी रेक्टेंगल होता है, एक साइड को मैंने बांट दिया a b, यहाँ लिख दिया मैंने c और d, फिर ये रेक्टेंगल तुमने 4 पार्ट में काट दिया, ये हो गया क्या, ये हो गया ac, ये हो गया ad, ये हो गया bc, ये हो गया क्या bd,
ठीक है, तो ऐसे बनते हैं 4 पार्ट्स। तो तुम यहाँ पर एक भी पार्ट दिख रहा है जहाँ पे ए और बी अपने आप में मल्टीप्लाई होगा या फिर सी और डी अपने आप में मल्टीप्लाई होगा? एक भी नहीं होगा, और वो तुम्हें देख भी रहा हो क्यों नहीं होगा, राइट। तो इसी वजह से हम लोग इस वाले बंदे को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम इस वाले बंदे को सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वाले से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये लॉजिक क्लियर है एकदम, और मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, तो चलो ये तो काम तमाम हो गया इसका, ये भी काम तमाम हो गया। अब बचा हमारे पास ये वाला बंदा 4c2x²। तो मुझे भी पता है कि अगर x² दे रखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर x² से मल्टीप्लाई होगा तभी x की बार 4 बनेगा। तो x² वाला टर्म कौन सा है? ये वाला। तो बस ये मेरा नेक्स्ट आ गया। ये कौन सा आ गया भाई साहब? 4c2x² है, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 5c1 वाले से, 5c1, और फिर क्या आएगा? x² इंटू x² x की बार 4 बन जाएगा। ठीक है, फिर से x की बार 4 बन गया, तो ये एक हमारा सेकंड कोएफिशिएंट आ गया। फिर अब ये है 4c4 x की बार 4। अब x की बार 4 को तो किसी की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो भाई साहब सिर्फ कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए, काफ़ी है उसके लिए। तो ये मल्टीप्लाई होगा 5c0 से, है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा भाई साहब? तो बनेगा तुम्हारे सामने 4c4 5c0, बस इतना बनेगा, और यहाँ बनेगा x की बार 4। तो अब अगर मुझसे कोई पूछता है इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो इसका आंसर होगा ये। हटा दो इसको, बस ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सबको जोड़ दो। ये मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि कोएफिशिएंट्स को क्यों जोड़ा जाता है, राइट। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। x की बार 4 का कोएफिशिएंट क्या है? ये है। पर यार तुम कहोगे यार इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ गई। वैसे तो यही इसका परम सत्य है जो मैंने तुम्हें बताया। ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ नेक्स्ट क्या तरीका है इसको करने का। ठीक है, मेथड नंबर 3 वो क्या हो सकता है? तो वो होगा कि मैं जनरल टर्म बना लूँ। भाई तुमने क्या करा? तुमने बेसिकली एनालाइज किया बैठ के, है ना, तुमने एक एक को खोला और फिर उसके साथ सोचा। मैंने कहा यार ये काम तो मैं जनरल टर्म बना के कर सकता था। भाई 1+x² है, इसका जनरल टर्म क्या होगा? इसका जनरल टर्म होगा 4c, यहाँ पे मैं r1 यूज़ करूँगा जैसे कि मैं इसके लिए फिर r2 यूज़ करूँगा। तो 4c r1 x की पावर r1, सिंपल, ये इसका जनरल टर्म होगा। अच्छा, और फिर ये जो है, ये जो जनरल टर्म है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके जनरल टर्म से। ये इसका जनरल टर्म क्या होगा? 5c r2 ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x² है, और उसकी बार r2 हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है तुम्हारे सामने बेसिकली, राइट। तो इसका कांस्टेंट तो बाहर निकाल लो, 4c r1 इंटू 5c r2। ठीक है, तो हटा दो इसको। और x की बार में क्या हो गया? वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। x की बार में हो रहा है r1 + 2r2। सही है। और तुम क्या कह रहे हो मुझसे? तुम मुझसे बस बेसिकली ये कह रहे हो, मैंने यहाँ पर सही से लिख लेता हूँ x। ठीक है, तुम मुझसे बस ये कह रहे हो कि यार ये जो r1 + 2r2 है इसको कोई 4 कर दे, बस अपना काम हो गया। r1 + 2r2 को कोई 4 कर दे, अपना काम हो जाएगा। बोलो सही है? अगर ये 4 हो जाए तो काम बन जाएगा। अब तुम ये सोच रहे हो यार ये 4 कैसे होगा, तो मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ केस बनेंगे, वहाँ पे तो तुम्हें सब कुछ दिख रहा था, मेथड नंबर 2 में सब कुछ दिख रहा था। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जिसको लग रहा है कि यार मुझे ये मेथड बहुत टफ लगेगा, वो फिर वो वाला मेथड फॉलो करे, और जो नहीं कर रहा अपने नोट्स में तो कम से कम लिख ही लेना। r1 + 2r2 = 4। अब मुझे बेसिकली गेस मारने हैं यहाँ पर। गेस क्या मारने हैं यार? तुम लाइन वाइज चल सकते हो। देखो r1 जो है अपना, r1 वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? देखो 4c r1 है, यानी कि r1 जो है वो 0 से लेकर के कहाँ तक हो सकता है? वो 0 से लेकर के 4 तक हो सकता है। बोलो सही है भाई? मैं 4 भी डाल सकता हूँ इसमें, और ये नहीं कि तुम 0.5 डाल दो इसके अंदर। 0 से 4 मतलब सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज। और जो तुम्हारा r2 है, r2 वो तुम्हारा 0 से 5 तक हो सकता है, r2, राइट, 0 से 5 तक, बिल्कुल परफेक्ट। तो बस अब डालना शुरू करो यहाँ पर। ठीक है ना, पहले मैं डालता हूँ r1 को 0। अगर मैंने यहाँ पे r1 को 0 डाल दिया तो r2 को क्या होना पड़ेगा? तो r2 को 2 होना पड़ेगा, तभी तो होगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर मैंने डाला r1 को 1। अगर मैंने इसको 1 डाल दिया तो ये बन गया 2। अच्छा एक मिनट, अगर तुमने इसको 1 डाल दिया, समझ पा रहे हो ना? अगर तुमने इसको 1 डाल दिया तो 1 + 3 करेगा तब 4 बनेगा। क्या कभी भी 2r2 4 हो सकता है? अबे 2r2 का क्या मतलब है? 2 × समथिंग, यानी बेसिकली इवन नंबर। क्या 3 इवन नंबर है? नहीं। तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं डाल सकते। तो ये केस अपने आप ही कट गया। ये वाला केस हमारा जिंदा चल रहा है अभी तक, पहला केस। फिर देखो, अब मैंने r1 को डाला 2। जब मैंने r1 को डाला 2 तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर तुमने इधर डाला 2, अगर तुमने r1 को डाल दिया 2, तो फिर 2r2 को क्या होना पड़ेगा? 2r2 को 2 ही होना पड़ेगा, है ना भाई? 2 + 2 होता है ना, 2 + 2 4 होता है। देखो 2 टॉफी + 2 टॉफी, दोनों को जोड़ो कितनी हो गई? 4 टॉफी। इसलिए 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो
हाँ जी, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने में लग रहा होगा यार ये क्या चीज़ है ना? ये तो कुछ अलग टाइप का लग रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन कुछ बहुत ही भयानक सा लग रहा है देखने में। पर मैं तुम्हें अपने आप एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इसके अंदर, फिर तुम अपने आप समझ जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। सो अपने को दिख रहा है 1 माइनस एक्स, ठीक है ना? एक मिनट यार, बहुत हैंग हो रहा है आज। जी बिल्कुल, 1 माइनस एक्स है हमारे पास। मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर को कॉमन, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फिर से 1 माइनस एक्स। देख लो अपने आप, देख लो भाई, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 प्लस मतलब सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेगा तो यहाँ तो आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एक्स को कॉमन लिया तो माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है? ओके, और इसकी बार 6 चल रहा है। फिर अब तुम्हें यहाँ दिख रहा है यार, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स है, तो मैंने ओवरऑल 1 माइनस एक्स को ही कॉमन ले लिया, ठीक है? इधर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर उस पूरे की पावर 6, और फिर ये क्या बन गया? ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 6, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6। बोलो सही है? तो बेसिकली तुम देखोगे तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है, ठीक है? अभी मैं जल्दी से एक और काम करता हूँ। यहाँ पे ये जो पार्ट मिट गया है ये भी बिल्कुल वैसे ही होना है, तो वो वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या पार्ट था? मैं खुद ही भूल गया क्या लिखा था मैंने यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ था राइट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 11 लिखा हुआ था। तो अब तुम समझ गए हो क्या करना है हम लोगों को। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स, ठीक है? और इस पूरे की पार 11 हो रहा है, तो अब मैं 1 प्लस एक्स टोटल में से कॉमन ले ले रहा हूँ, राइट? तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? और यहाँ पर भी आ गया 11, यहाँ पर भी आ गया 11, ठीक है? तो तुम देख सकते हो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 ही बन गया, ये तो बस डिग्री का फर्क है, राइट? तो ये वाला हो चाहे ये वाला हो, हर दोनों में अप्रोच कौन सी लगाएंगे? अप्रोच अपन यही वाली लगाएंगे जो हमने यहाँ पे सीखी थी, राइट? तुम चाहो तो दोनों को पूरा खोल के मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर तुम सोच पा रहे होगे कि इसमें भी 12 टर्म्स होंगे, इसमें भी 12 टर्म्स होंगे, सिमिलरली इसमें 7 और 7 टर्म्स होंगे, मतलब करने में बहुत टाइम लगेगा अगर वैसे करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? बेस्ट तरीका वही वाला जो मैंने तुम्हें बताया जनरल टर्म वाले मेथड से। तो अपने आप दोनों क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, बहुत ही वाहियात सिंपल क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो मैंने पहले वाला कर दिया, बी वाला पार्ट तुम अपने आप कर लेना क्योंकि सेम सही है, मतलब ये तो बिल्कुल ही सेम हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ा दूसरा कर लेते हैं, तो ये वाला बन रहा है हमारे पास। तो मैंने इसका जनरल टर्म लिख लिया पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का जनरल टर्म लिख दिया, फिर इसमें से मैंने माइनस एक्स था तो मैंने -1 को बाहर निकाल लिया, तो -1 की बार R1 इधर आया, फिर इधर आएगा -1 की पार R2, तो दोनों को सम कर लेते लिख देंगे -1 की पार R1 प्लस R2 6CR1 6CR2, और x में क्या आएगा? x की पार R1 प्लस 2R2। इत्तेफाक की बात है कि दोनों फिर से सेम बन रहे हैं। उसका रीजन क्या है? यहाँ पर x का स्क्वायर, इसलिए यहाँ बन रहा है R1 प्लस 2R2, ठीक है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ मानो एक्स क्यूब तो इधर कुछ और भयानक सा आ जाएगा, ठीक है? पर तुम समझ गए, तुम्हें तो अप्रोच याद रखनी है, R1 प्लस 3R2 हो जाएगा। यहाँ कुछ और लिख दूँ मैं तो आ जाएगा मानो 5R1 प्लस 7R2, पर वो हमेशा ऐसा देगा जो तुम जल्दी कर सको, राइट? ऑब्वियसली उसी भी टाइम, मतलब उसको इस चीज़ का शौक नहीं है कि वो फालतू में कैलकुलेशन कराया जा रहा है। तो फिलहाल आप हम बना लेते हैं R1, ये है R2, और मेरा R1 कहाँ तक जा सकता है? 0 से 6 तक, और जो मेरा R2 है वो भी 0 से 6 तक ही जा सकता है। तो इस बार तो दोनों ही सेम है, तो 0 1 2 3 4 5 6, राइट? परफेक्ट, ठीक है? सोच के देखो, जो तुम्हारा बी वाला पार्ट है उसमें तुम्हें 11 तक जाना पड़ेगा, ठीक है? खैर, तो ऐसी कोई इतनी बड़ी भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि 0 है यहाँ पर, और मेरा यहाँ पर लिख लेता हूँ R1 प्लस 2R2, ये मेरे को चाहिए क्या? ये मेरे को चाहिए, मैंने कोएफिशिएंट तो अभी तक देखा ही नहीं है। एक्स की पावर 7 की रिक्वायरमेंट है साहब, एक्स की पावर 7, यानी कि हमें 7 चाहिए, हम चाहते हैं यहाँ पे 7 हो जाए। तो अगर R1 तुमने 0 डाल दिया तो 2R2 को 7 के बराबर होना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो इवन नंबर है, ठीक है? और तुम शायद ये भी समझ पाओगे कि ये 2 के लिए भी नहीं हो पाएगा। अगर मैंने 2 डाला यहाँ पर तो 2 प्लस ये क्या हुआ? एक इवन नंबर, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है। तो इवन प्लस इवन जो है, तुम सोच पा रहे हो ना, अरे इवन नंबर प्लस इवन नंबर कभी भी करते हैं तो एक इवन नंबर ही आता है। ये मैंने समझाया भी है, और नहीं आता तो रट लिया अभी के लिए, ये समझाऊंगा नंबर थ्योरी में डीप में एकदम। पर इवन प्लस इवन जब भी करते हैं तो इवन नंबर आता है, राइट? और हमें दिख रहा है 7 तो ऑड है, और R1 अगर तुम्हारा कभी भी इवन हो गया, तुम्हें याद होगा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट थी? 4 की रिक्वायरमेंट थी, जो कि अपने आप में इवन है। तो जब भी कोई ऑड नंबर आ रहा था, जैसे 1 आ रहा था, 3 आ रहा था, तो तुम देख रहे होगे कि क्रॉस लग जा रहा था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि तुम ऑड में अगर कभी भी कोई इवन नंबर जोड़ोगे, क्योंकि 2R2 पक्का इवन नंबर है, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? ऑड आएगा, और तुम्हारा आंसर आगे तरह था 4। तो तुम बहुत सारे केसेस को तो ऐसे निगलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 0 को हटा सकते हैं, 2 को हटा
हटा दो, 4 को हटा दो और 6 को हटा दो, अपने आप, कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की। अगर तुम यहाँ पे 6 डालोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए 7 करने के लिए, पर वो दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर तुम यहाँ पे 4 डालोगे तो 4 करने के लिए, 4 करने के बाद तुम्हें यहाँ पे 3 चाहिए, एंड 2R2 इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो वही वाली बात हो गई कि अगर इवन इधर है तो तुम्हें वापस इवन ही चाहिए, अगर एक इवन बनाना है, ठीक है। वरना अगर तुम्हें यहाँ पे ऑड चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर भी ऑड रखना पड़ेगा, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2R2 क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये तो अपने आप हट गया। अब सिर्फ ये वाले केस बचे, अगर 1 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6, तो हमें यहाँ पे R2 को क्या डालना पड़ेगा, 3, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे 3 है तो 3 + 2, 2 में तुम्हें क्या, एक मिनट सॉरी, 3 है तो 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें 2 डालना पड़ेगा। फिर 5 है तो बस समझ ही गए बेसिकली, सिंपल सा पैटर्न बन गया यहाँ पर। तो बस अब कर लो अपने आप, है ना। तो बस तुम्हें वैल्यू पुटिंग करनी है, R1 को 1 डालो, फिर 3 डालो, जो भी आए उसमें फिर प्लस करना, 3 और 2 डाल के, फिर 5 और 1 डाल के, ठीक है। बस ये हो जाएगा। और ऐसे ही तुम्हें सेकंड वाला भी इसका बी पार्ट भी करना है। चलो मैं बी पार्ट में तुम्हें दिखा दे रहा हूँ कि क्या बनेगा। मोटे मोटे तौर पे कुछ कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे और फिर से बनना यही है R1 + 2R2, क्योंकि तुम समझ ही गए अब तक तो ट्रेंड जो हो रहा है यहाँ पर भाई x और x² था, इसमें भी तुम्हें देख रहा था x और x² बन रहा था, इसमें भी x और x² बन रहा था। तो जब ये जाएगा ना 11 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ये मैं बी पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो भाई तुम अपने स्क्रीन शॉट खींच रहे हो तो उसमें हो जाएगी, ठीक है। उसमें भी क्या बनेगा, उसमें भी कुछ ऐसी बनेगा, R1 + 2R2, और फिर वो क्या आएगा, वो आएगा 4, है ना, क्योंकि हमें चाहिए x⁴। तो अब तुम्हें चाहिए 4। अब सुनो 4 क्या भाई सब, 4 अपना क्या है, इवन नंबर है। 2R2 पक्का एक इवन नंबर है, तो अगर तुम्हें यहाँ पर एक इवन चाहिए तो फिर R1 को भी क्या होना पड़ेगा, एक इवन नंबर होना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल अगर तुम्हें लेना है, अगर तुमने यहाँ पे 1 डाल दिया, मान लो तुमने यहाँ पे 1 डाल दिया, तो तुम्हें यहाँ पर कितना चाहिए, 1 डालने के बाद तुम्हें यहाँ पर 3 चाहिए, और 2R2 कभी भी 3 नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में, है ना। उसको तो मतलब उसका तो उठना बैठना ही नहीं है यार पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑड नंबर वाले सारे हट गए, तो 1 हट गया, 3 भी हट गया, 5 भी हट गया, 7 भी हट गया, और तुम्हारा 9 भी हट गया, और 11 भी हट गया। तुम ये सोच पाए कितनी जल्दी अपना काम हो गया, आधे केस तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब 0 आया, अब तुम्हें पता है सारे के सारे चल जाएंगे, क्योंकि 0 डालोगे तो तुम्हें इधर क्या चाहिए, इधर 2 चाहिए। अगर तुम यहाँ पे 2 डाल दिया तो 2 इंटू सॉरी, इधर अगर तुमने 2 डाले तो तुम्हें इधर 2 चाहिए, इधर 2 चाहिए। व्हाट डज दैट मीन, अगर इधर 2 चाहिए तो हमें यहाँ डालना पड़ेगा 1, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे तुम्हें डालना पड़ेगा 0। अगर यहाँ 6 आ गया तो तुम्हें यहाँ पर -1 डालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे -2 हो जाए, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ना तो 8 ना तो 6 होगा, ना 8 होगा, और ना इसके आगे वाला होगा कोई भी, 10 भी नहीं होगा। तो बस यही 3 केस बनने वाले हैं फिर से, राइट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मतलब हम कितनी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग, राइट। एडवांस तुम्हारा मेन लॉजिक चेक करता है। लोग बोलते हैं कि एक्यूरेसी वाली खेल है, तुम सोच के देखो कितना बढ़िया लॉजिक था। अगर कोई बंदा ये सोच ले पेपर के अंदर कि इवन + इवन इवन होता है, तो उसने 50% केसेस ऐसे ही उठा दिया, राइट। उसके बाद को सोच ले कि अच्छा अगर R1 जो है अगर वो 4 से ही बड़ा हो गया तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई R2 तो तुम्हारा पॉजिटिव है और R1 भी पॉजिटिव है। तो ऐसे होता है, ये थोड़ा ना कि हर एक केस को लिख करके भाई साहब सॉल्व करे जा रहे हैं पागलों की तरह, है ना। आई होप सो ये तुम्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। हाँ भाई, तो अब करते हैं पहले 9th वाला क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे हमारे लिए ये तो हमारा 3rd क्वेश्चन है, तो 3rd और ये हमारा 4th। तो 3rd क्वेश्चन करते हैं। 3rd क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ x, वही दे रखा है, मैं 2 बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई कर रखे हैं। बोला है कोफिशिएंट ऑफ x जो है इसके अंदर वो है -3, और कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो है -6। तो तुम्हें बताना है m और n क्या होंगे, और ये दे रखा है कि m और n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। परफेक्ट, सही है, करके देखते हैं। तो हम तो वही जनरल टर्म से कर लेते हैं। तो जनरल टर्म बनाओ भाई सब इसका, तो क्या बनेगा, MC_R1 x⁻R1, सिंपल, ठीक है। फिर दूसरे वाले का क्या बनेगा, दूसरे वाले का बनेगा NC_R2, फिर बनेगा -1 आ जाएगा यहाँ पर, -1⁻R2, वो मैंने सीधे बाहर निकाल दिया, और आएगा x⁻R2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो हम सीधे सीधे इसको हटा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ एक ही बार लिख सकते हैं, R2 + R1 हो गया सिंपल, R2 + R1। अब मेरे को एक इसके बराबर चाहिए, एक बार तो मेरे को x का चाहिए, तो अगर मेरे को x चाहिए तो फिर R2 + R1 क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। अगर मेरे को x² चाहिए तो ये क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। तो दोनों केसेस कर लेते हैं भाई। एक बार R1 + R2 जो है वो 1 चाहिए मेरे को, और दूसरे वाले में मेरे को R1 + R2 जो है वो मेरे को चाहिए 2 के बराबर, राइट। परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम कहोगे यार यहाँ तो m और n नेचुरल नंबर है, तो मैंने कहा जो भी है तुम्हारा जो R1 है, जो तुम्हारा R1 है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो 0 से m तक हो सकता है, और जो तुम्हारा R2 है वो तुम्हारा 0 से 0 से n तक हो सकता है, राइट। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो जब R1 को मैं 0 डालता हूँ तो मुझे R2 को क्या डालना पड़ेगा, R2 को मेरे को 1 डालना पड़ेगा, है ना, तभी तो आएगा 1, राइट। अगर मैंने यहाँ पर R1 को 1 डाल दिया तो इसको 0 होना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसको R1 को 2 डाल दिया तो मुझे यहाँ क्या डालना पड़ेगा, -1, और ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि 2 3 4 इसके आगे आगे कुछ भी हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ यही 2 केस पॉसिबल है जिसमें काम बन सकता है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस के लिए हम लोग काम कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल के फॉर्मेट में हम कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं सिर्फ इसी वाले केस को फॉलो कर रहा हूँ। तो जब मैं R1 को 0 डालता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा MC0, और यहाँ आ जाएगा NC1, और x की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ बेसिकली x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -1, तो -1 की पावर क्या जाएगा, -1 की पावर 1 जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पे एक्स हटा देना क्योंकि हम सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। फिर प्लस में क्या आएगा, प्लस में हमारे पास ये वाला आएगा 1 0 वाला केस। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा MC1 और यहाँ हो जाएगा NC0 और -1 के बाद 0 करेगा तो सिंपल इतना ही रहेगा ओवरऑल। और इसका आंसर मेरे को दे रखा है -3 के बराबर। ठीक है, इसको मेरे को दे रखा है -3 के बराबर। तो जल्दी से सॉल्व करो। MC0 कितना होगा 1, NC1 कितना होगा n, तो ये हो गया -n बेसिकली। ठीक है, तो इधर तो आ गया -n और इधर आ गया +n। ठीक है, ये आ गया -3 के बराबर। सही है, यानी कि बेसिकली अगर मैं माइनस काट दूँ दोनों तरफ से तो ये बन गया n - m = 3। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है ना इसमें, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, n - m कितना आ गया, n - m हमारा आ चुका है 3। ठीक है, तो अब बस इसका काम खत्म हो गया, इतना ही था। इसकी ज़रूरत ही इतनी सी थी बस, है ना। तो बस हमारा एक कंडीशन क्या बन गई यहाँ पर कि n - m जो है वो यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, परफेक्ट। अब इधर आ जाते हैं सेकंड वाले केस में, R1 + R2 = 2। अब तुम्हें भी पता है क्या होने वाला है, जब मैं इसको 0 डालूंगा तो ये 1 हो सकता है, जब मैं इसको 1 डालूंगा तो ये एक मिनट सॉरी जब मैं इसको 0 डालूंगा तो ये 2 हो सकता है, जब मैं 1 डालूंगा तो ये 1 हो सकता है, जब मैं यहाँ 2 डालूंगा तो ये 0 हो सकता है, जब मैं यहाँ 3 डालूंगा तो इसको -1 होना पड़ेगा, यानी कि 3 के बाद वाले सारे केस अपने आप ही खत्म हो गए। राइट, ओके, बस यही 3 केस बनते हैं। तो इन तीनों केसेस के लिए बना लो अपना काम। तो ये बन रहा है MC0 और इधर आएगा NC2 और फिर -1 का स्क्वायर करेगा तो इतना ही रह जाएगा। फिर प्लस में क्या आएगा, फिर प्लस में आएगा MC1 NC1 और फिर 1 है इसलिए -1 की बार 1 करोगे तो माइनस ही हो जाएगा वो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, फिर से डालो 2 तो अब यहाँ पर आएगा प्लस में MC2 और NC0 और फिर माइनस हट जाएगा क्योंकि -1 की बार 0 कितना होगा, काम तमाम। अच्छा ये दिख नहीं रही होगी जहाँ तक है, हाँ जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया इसको। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है -6 के, तो इसको हटाओ यहाँ से। ये मेरे को दे रखा है -6 के बराबर। ऑलराइट, तो अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो MC0 कितना होता है m, NC2 कितना होगा, NC2 होगा हमारा n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। फिर यहाँ हो जाएगा MC1 कितना होता है m और ये हो गया बेसिकली mn। राइट, फिर ये क्या चीज़ है, फिर से ये इस टाइप का कुछ आ गया m × m - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा, एक मिनट ये m नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि MC0 तो 1 होता है। राइट, सिमिलरली NC0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर सिर्फ इतना आ रहा है और ये दे रखा है मेरे को बराबर -6 के। ऑल राइट, अब क्या करा जाए, तो अब ये जहाँ तक सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ क्वाड्रेटिक सॉर्ट ऑफ कुछ बनेगा। राइट, तो उससे क्या बात बनेगी, कुछ बात नहीं बनेगी। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, हमें ये भी दे रखा है कि n - m जो है वो 3 के बराबर है और मेरे को फिर यहाँ पे कुछ n और m में दिख रहा है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक बन जाए मान लो, ठीक है, अब क्वाड्रेटिक बन जाए उसमें 2 रूट्स आ जाएंगे उसके। अच्छा तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगा, m और n 2 वेरिएबल है। मैंने कहा वो तो हम यहाँ से हटा सकते हैं भाई, अगर m दे रखा है ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n क्या हो जाएगा m+3, n कितना हो जाएगा m+3। राइट, तो बस मैं n यहाँ पे ऐसे डाल सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली m+3 × फिर क्या ये n - 1 है तो n - 1 को क्या लिख सकते हैं m+2, तो ये बन गया m+2 डिवाइडेड बाई 2। फिर -m, अब n की जगह क्या लिखूंगा मैं फिर से m+3, तो m+3 प्लस में m × m - 1 डिवाइडेड बाई 2 होल की, और ये हो गया टोटल बेसिकली 6। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। सिंपल समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी बनाते हैं हमारे साथी, है ना। m², यहाँ बन रहा है 5m, ठीक है, फिर ये बन रही है 6। ऑल राइट, फिर ये माइनस में अब ये एलसीएम ले लेते हैं लगे हाथ क्योंकि 2 ही है नीचे, तो बेसिकली 2 ही करेंगे इसमें। तो यहाँ आ जाएगा -2m का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा फिर ये 3m होगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6m। ठीक है, अच्छा ये भी माइनस में आने वाला है तो यहाँ लग देते हैं -6m। फिर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है m² - m और फिर ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये 2 पूरा एलसीएम लेकर के इसको इधर ले गए। अब इस पूरे को सॉल्व करा जाए तो m² - 2m² + m², खतक, चलो भाई खत्म ही हो गई बात, है ना। अब तो लीनियर बनेगा। फिर ये देखो -m - 6m यानी कि -7m और यहाँ है +5m यानी कि बेसिकली ये बन गया -m टोटल। ठीक है, ये हमारा ये भी काम खत्म हो गया इसका। फिर हमारे पास सिंपल बचा +6, ये दे रखा है मेरे को 12 के बराबर। राइट, तो अगर ये 12 के बराबर दे रखा है तो m कितना हो गया, इसको इधर ले जाओ भाई, अगर 6 को इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा बेसिकली -6 हो गया m। क्या ये पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर m ही पॉसिबल नहीं है, अगर m ही पॉसिबल नहीं है दैट सिंपली मीन्स कि n भी पॉसिबल नहीं है। देखो क्या m -6 हो सकता है, नहीं, यानी कि मेरा आंसर कितना है, m इज़ व्हाट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर m डज नॉट एग्जिस्ट है तो n क्या है भाई सब, n है डज नॉट एग्जिस्ट +3 यानी कि n कितना हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली दोनों के दोनों जो थे हमारे पास m और n, ये दोनों के दोनों क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनका कोई भी आंसर नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, पर इतनी मेहनत करी तो आंसर का फल तो आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तुम 4th क्वेश्चन बना सकते हो, जहाँ पर हमने क्या करा, कोएफिशिएंट ऑफ x को यहाँ पे लिख दिया -3 की जगह पे मैंने 3 लिख दिया। अगर मैंने 3 लिख दिया तो तुम पूरी कैलकुलेशन जब करके लाओगे ना तो n - m की वैल्यू आ जाएगी -3। राइट, क्योंकि तुमने वहाँ 3 कर दिया तो यहाँ -3 आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा m - 3।
तुम देख लेना ये आएगा n इक्वल्स टू m माइनस 3। अगर ऐसा हो गया फिर क्या होगा, फिर हमारा थोड़ा केस जो है वो डिफरेंट हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अब हमारा खेल अलग है। अगर तुमने ऐसा कर दिया और इसमें अब डालोगे तुम, तो तुम फिर से डालना n वही इस तरीके से m माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा m माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस m, यहाँ आ जाएगा m माइनस 3 प्लस में m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। पूरा फिर से सॉल्व करो। अब क्वालिटी पता क्या बने, अब क्वालिटी फिर से सब कट पिट के सब बचेगा माइनस 2m प्लस 24, ठीक है, ये सब बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा आंसर m इक्वल्स टू 12, ये आएगा तुम्हारे पास। और m इक्वल्स टू 12 इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट अ नेचुरल नंबर। तो उसके हिसाब से n कितना आ जाएगा, m माइनस 3 यानी कि 9, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक तरीके से फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो उसके हिसाब से फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, ठीक है। आई होप से समझ में आ गया होगा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें। हाँ जी, अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, वही तरीका लगाना है इसमें भी, बस इस पर 3 टर्म्स आ गए। तो जरा सोचते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, राइट। तो लगाओ भी, तो ये हो जाएगा 4c(r1), राइट, 4c(r1), यहाँ पे आ जाएगा x² की पावर r1, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 7c(r2), यहाँ पे आ जाएगा x³ की पावर r2, फिर क्या है, फिर है हमारे पास 12, 12c(r3), और यहाँ पर है x की पावर 4 उसकी पावर r3, ठीक है। तो ये बेसिकली बन रहा है 4c(r1), और यहाँ बन रहा है 7c(r2), फिर यहाँ बन रहा है 12c(r3), और फाइनली क्या बन रहा है यहाँ बन रहा है x की पावर, देखो 2 है तो ये हो जाएगा 2r1 प्लस 3r2 प्लस 4r3, ऑल राइट। और ये मेरे को चाहिए 11 के बराबर। तो ये सब तो तुम कर सकते हो अपने आप, मेन तो ये है कि 2r1 प्लस 3r2 प्लस 4r3 ये बराबर आना चाहिए 11 के, भाई साहब, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जो r1 है वो मेरा जाएगा 0 से 4 तक, और अब हमें बहुत बढ़िया हिंट मिल गया, क्योंकि r1 अगर 0 से 4 तक जाएगा तो अपना काम तो हो गया, सबसे छोटा वाला लेंगे अपन तो। फिर ये जाएगा 0 से 7 तक, फिर जो r3 है वो जाएगा 0 से 12 तक, परफेक्ट, ऑल राइट। तो r1 को ले लेते हैं यहाँ पर 0। तो अगर मैंने r1 को ले लिया 0, तो अब 0 के बाद सोचते हैं क्या कर सकते हैं। अगर तुमने यहाँ पर r1 को ही ले लिया 0 है, तो 11 फिर इन्हीं के हाथ में आ गया 3r2। अब ये नई इक्वेशन क्या बन गई कि 3r2 प्लस 4r3 जो है उसको अकेले में 11 होना है। अगर इसने 0 कर दिया तो इसका मतलब ये बना यहाँ पर, राइट। अगर इसको 11 होना है तो अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अब मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं शुरू हो जाऊँगा, तो यहाँ डालो 0, समझ रहे हो, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा ये अब। तो डालो भाई साहब, तो यहाँ अगर तुमने 0 डाल दिया तो भाई साहब यहाँ क्या बनेगा। अब मैं फिर से वही करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, और इसके आगे तक जाऊँगा मैं 7 में, ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो ऐसा तो हो गया। अब सुनना मेरी बात, यहाँ तो हो रहा है 0, तो मैं यहाँ पर अकेले अकेले चाहिए 11, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये 4 टाइम्स है, राइट, क्योंकि भाई 4 इंटू समथिंग इज इवन नंबर एंड 11 इज अ ऑड नंबर, राइट। तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा 2, अगर तुम यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, अगर तुम R2 को 1 डालते हो तो ये बन जाएगा 3। अब 3 तो ये बन गया, 3 के बाद तुम्हें क्या चाहिए भाई, 11 में अगर तुमने 3 हटा दिया तो तुम्हें 8 चाहिए। 8 बन सकता है क्या, बन सकता है, कैसे, अगर तुम R3 की जगह यहाँ पे 2 डाल दोगे तो ये बन जाएगा 8, राइट। तो ये हमारा केस पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ज़रा 2 डालता हूँ इसमें, तो ये बन रहा है 6 प्लस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 चाहिए। तो अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि सारे इवन नंबर कटने वाले हैं, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। कुछ लोगों का यहाँ पे ये आंसर हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुन मेरे, अगर R2 यहाँ पर इवन नंबर हो रहा है 0 2 4 6, अगर यहाँ पे इवन नंबर हो रहा है तो 3 इंटू एनीथिंग इवन इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो ये बेसिकली इवन नंबर हो जा रहा है। फिर ये भी एक इवन नंबर है ही, 4 इंटू समथिंग इज एन इवन नंबर, और ये है ऑड नंबर, इसलिए कोई भी ऑड वाला केस हमारा नहीं चलेगा। तो 0 3 0 2 4 6 सबको हटा दो, सिर्फ कौन से बचे 1 3 5 7। अब अगर ये 3 है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, जी बिल्कुल, ये हो जाएगा 9, है ना, 3 इंटू, समझ गए ना, 3 इंटू 3 9 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, क्या 2 देना पॉसिबल है, बोलो नहीं। ये अगर 4 है यहाँ पर तो 4 इंटू 1/2 करना पड़ेगा, तब आएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्या मैं 5 डाल सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं डाल सकता, 15 हो जाएगा। फिर ये 7 में नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ इसका एक केस बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक केस बन रहा है 0 1 2, समझे, ये खेल है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, और सोचते हैं ज़रा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं R1 को डालूंगा यहाँ पर 1, ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने जब यहाँ 1 डाल दिया ना, तो फिर से अब हमारे पास फिर से ऑप्शन खुल गए बहुत सारे, 3R2 प्लस 4R3, क्या कितना आंसर आ गया, ये 10 के बराबर। तो मैं ये कुछ उसकी तरह लग रहा होगा, बॉल गेम याद है, बॉल गेम, उसमें भी ये इवन ऑड बहुत हो रहा था, ये उसी टाइप की चीज़ हो रही है कुछ यहाँ पर, राइट। तो परफेक्ट, उसी टाइप का खेल है, तो हमें तो और मज़ा आ रहा है क्योंकि इतना बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। तो 3R2 प्लस 4R3 इक्वल्स टू 10, इतना हमारा यहाँ पर हो रहा है। अब R2 जो है वो फिर से 0 से 7 तक भागेगा, उससे पहले मैं कुछ एनालाइज करके रख लेता हूँ पहले से ही। अगर मैं यहाँ पे R2 को एक इवन नंबर ले लूँ
तो 3 इंटू एन इवन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये एक इवन नंबर हो जाएगा। फिर अगर ये 4 है, ये तो अपने आप में ही इवन नंबर है, परफेक्ट। तो इवन प्लस इवन कितना हो गया, इवन, और यही आना चाहिए। अगर R2 ऑड हो गया, मानो यहाँ पर आ जाता है 1, तो ये 3 बेसिकली ऑड ही रहना है उसको। 3 क्या है, ऑड नंबर, ऑड इंटू ऑड करेगा तो पूरा ऑड हो जाएगा। अगर ये ऑड हो गया और ये तो पक्का इवन है, तो ऑड प्लस इवन कितना आएगा, ऑड, पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, इवन। यानी कि R2 क्या नहीं हो सकता, R2 जो है वो ऑड हो ही नहीं सकता, R2 जो है वो ऑड नहीं हो सकता हमारे इस वाले केस के अंदर। यानी हम क्या इसमें डालेंगे, क्या 0 2 4 और 6, बस ये डाल के चेक कर लो। अगर ये भी हम कर सकते हैं, अगर 6 डालोगे तो 3 इंटू 6 18, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, बड़ा हो गया इससे। 4 डाल के देख ले 12 हो रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बस ये 2 केस बचेंगे, तुम देख लेना अपने आप ही। क्या केस है भाई, 0 डालते हैं, तो यहाँ अगर तुमने 0 डाल दिया तो 4 वाले केस में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये समझ में आया कि कुछ भी नहीं आएगा। 1 मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जब मैंने यहाँ पे R1 को 1 डाला, मैं ये सोच रहा थी से, 1 मिनट, देखो जब मैंने R1 को यहाँ पर 1 डाला तो 2 इंटू 1 हो गया ना, तो ये तो 2 हो गया। तो तुम्हारे पास यहाँ पे कितना खुला भाई, अगर यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ चुका है तो 11 माइनस 2 तुम्हारे पास किस चीज़ का है, सिर्फ तुम्हारे पास यहाँ पर 9 हुआ एक्चुअल में, ठीक है। तो अब एनालिसिस उल्टा हो गया, अब एनालिसिस उल्टा हो गया, अब तो यहाँ पर ऑड आना चाहिए, इवन नहीं। मैं ना भावनाओं में बह गया यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, 3R2 + 4R3 ये कहाँ से आ रहा है, ये इस वाले केस के आ रहा है, ठीक बिल्कुल। और तुम्हें ये बहुत अच्छे से इसको समझाना है अपने वाले, अपनी अगर तुम लिख रहे हो नोट्स वोट्स में, बहुत अच्छे से समझाना है इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे तो मेरे पास तो जगह नहीं है कि मैं ऐसे समझा पाऊँ एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया करके। पर तुम समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, वरना टेबल नहीं बन पाती, टेबल नहीं बनती ना तो केस वेकेस लिखूंगा तो बहुत सारी थ्योरी हो जाएगी, लगेगा भाई साहब जने क्या पूरा पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो 1 है तो 3R2 + 4R3 = 9 है, ये हो रहा है। तो अब फिर से वही सुन लो, ये फिर से हमारा इवन नंबर है, ये मेरे पास यहाँ पे ऑड नंबर है, यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा, ऑड, यानी कि R2 को क्या होना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑड, यानी कि 1 3 5 एंड 7 7 हो नहीं सकता। 3 इंटू 7 कितना होता है, 21, 9 कैसे बनाएगा भाई, हटा। 3 इंटू 5 15, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूँ तो 3 इंटू 3 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो R3 की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये वाला केस हमारा पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो 3 इंटू 1 कितना होता है, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 4 में तो कभी भी वो नहीं बन पाएगा ना। एक मिनट यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 9 में से 3 हटा देगा तो कितना बचा, 6। क्या 4 इंटू एनीथिंग 6 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये वाला केस भी नहीं होगा, ओनली 1 केस 1 3 0, राइट। तो चलो अब इसको भी हटा देते हैं, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है अभी तक तो, ठीक है। अन्नी बिल्कुल अभी आ जाता है, यहाँ पर आप डालते हैं 2, तो यहाँ डालेंगे 2, फिर क्या डाल सकते हो 3, फिर क्या डाल सकते हो 4, बस यही बनेंगे और तो कोई बन नहीं सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 डाल दूँ तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। अगर तुमने 2 इंटू 2 4 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ इसके लिए कितना बचा, तुमने इसके लिए कितना छोड़ा, 7 छोड़ा तुमने। तो 3R2 + 4R3 = 7, राइट। अगर यहाँ पे 7 आ गया, अगर यहाँ पे 7 आ गया तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि गलत हो चुका है एक बार, हाँ 7 ही आएगा। तो अगर 7 आएगा तो अब फिर से एनालाइज कर लेते हैं, भैया ये ऑड है, ये ऑड है, ये भैया जी ये हमारा इवन, तो मुझे यहाँ पे फिर से क्या चाहिए, ऑड नंबर ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड ही आएगा, तो ऑड आएगा तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। 7 इंटू 3 नहीं होगा, 21 नहीं हो सकता। 5 3 इंटू 5 15 नहीं हो सकता। 3 इंटू 3 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 7 से बड़ा है। ओनली 1 वाला केस ही हमारे लिए बैठ रहा है। तो अगर इसमें 1 डाल दें तो ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे फिर से 1 डाल दो, तो बस ये आ गया 1 और 1, ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी बिल्कुल। अब हम डालते हैं इसमें 3, अगर मैं 3 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 6, अगर ये 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ओके, सो 3R2 + 4R3 ये कितना हो गया, ये हो गया 5। अगर ये 5 हो गया तो फिर से वही वाली बात होगा, ये है ऑड, ये है इवन, यानी कि इसको फिर से करना पड़ेगा ऑड, यानी कि या तो ये हो जाए 1, या हो जाए 3, या हो जाए 5, या हो जाए 7। 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 इंटू 3 21, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा हो रहा है। अगर 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो गया, और यहाँ पर हमें 2 चाहिए और वो भी नहीं हो पाएगा। 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब तुम्हें कितना चाहिए, 2 चाहिए बेसिकली। तो 4 को तो तुम्हें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 2 बनेगा, यानी ये भी नहीं हो पाएगा, यानी एनी केस नॉट पॉसिबल। तो ये 3 वाला केस ही घट गया, तो इसको हम हटा दे रहे हैं अपनी नज़रों से। अब बचा 4, अगर तुमने यहाँ पे 4 डाल दिया तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। तो इसके पास कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यार, क्या बार बार रब करूँ, ये बन गया 3। तो 3R2 + 4R3 = 3 हो रहा है। फिर से वो हो रहा है, ये ऑड है, ये इवन है, तो इसको ऑड ही होना पड़ेगा, और मैं डायरेक्टली 1 ही लिख रहा हूँ क्योंकि और कोई केस ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने 1 लिख दिया तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, बस। तो 4 1 0, बस ये 4 केस बन रहे हैं, सिंपल, बस यही 4 केस बन रहे हैं। बाकी अब सारा काम तुम्हें करना है, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ गरीबो। देखो भाई, एक बार R1 को 0 डालो, फिर R2 को 1 डालो, फिर R3 को 2 डालो, किसके अंदर, इसके अंदर, बस वही मेरा आंसर होगा। सो 4C 0 7C 1 एंड 12C 2, ये मैंने पहला वाला केस लिख दिया, ठीक है। 4C 0 7C 1 12C 2 प्लस में। अब सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड वाला केस है मेरे पास 1 3 0,
यानी कि 4C1 7C3 12C0। सही है। थर्ड केस कौन सा है, 2 1 1 और वहाँ पे आएगा फिर से वही 4C2 7C1 12C1 प्लस में क्या आएगा फिर सब फोर्थ वाले में कौन सा है 4 1 0 यानी कि 4C4 7C1 एंड 0 यानी कि 12C0। इन सबको सॉल्व करो भाई। 4C4 कितना होता है, 4C0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 7 इंटू, अब 12C2 कितना होगा 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 यानी कि 66। ठीक है, तो ये हो गया 66 प्लस में 4C1 कितना होता है 7C3 यानी कि 7C3 कितना होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, 6 कट गया 7 5 35 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 12C0 इज सिंपली 1। ठीक है, फिर प्लस में 4C2 कितना होता है 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली हो गया 2 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, 7C1 कितना होता है 7, 12C1 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, फिर ये कितना होगा 4C4 1 होता है 1, अरे ये तो 1 हो गया, 7C7 7 हो गया, अच्छा सिर्फ 7 ही हुआ। ठीक है, अब इन सबको जोड़ा जाए। अब मैं अपना कैलकुलेटर निकाल के जोड़ता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेटर से जोड़ लेना, इसका आंसर आएगा 1113। बस ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना। अब तुम बोलो कैसा लगेगा तुम्हें क्वेश्चन, मेरे हिसाब से सिंपल था। तुम कहोगे सिंपल था, इसमें तो सिंपल कुछ भी नहीं था। मतलब यार इतना जो मैंने तुम्हें अभी मेहनत कराई है ना, अभी ये पिछले आधे घंटे में जितना भी मेहनत करा है उसके हिसाब से तुम्हें ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते थे तुम। वैसे इसमें कुछ ऐसा कुछ महान था नहीं। वैसे मैं चाहूँ तो इसको 5-6 पाइनेपल को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर जितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा वो उतना ही और लेंदी होता चले जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, लेंदी हो जाएगा वो बेसिकली। अच्छा, अगर इसका वो उस वाले तरीके से करें, इसको मेथड नंबर 2 से, है ना, एक बार उससे भी करके देख लेते हैं, है ना, हो सकता है उससे जल्दी हो रहा हो। तो तुमको कह रहे हैं उससे जल्दी कहाँ होता है ना, वो तो और लंबा मेथड है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कई बार हमें चीज़ें साफ साफ दिख रही होती हैं, तो कई बार उससे भी जल्दी हो सकता है। सही है, तो एक बार बस ट्राई करके दिखाता हूँ तुमको कि क्या हो रहा होगा। तो अगर मैं 1+x² होल की बार 4 को अगर मैं एक्सपैंड करूँगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले बनेगा 4C0 यानी कि 1। ठीक है, अब तुम थोड़ा बहुत हवा में सोचो, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा 4C1। ठीक है, चलो लिख देते हैं, इतनी भेजा में नहीं दिखाते। 4C1 x², 4C2 x की पावर 4। मैं अभी सिर्फ इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, और क्या बनेगा, और बनेगा हमारे पास वही x की पावर 6 बनेगा। फिर चलो 4C3 x की पावर 6, फिर 4C4 x की पावर 8, यहाँ तक जाएगा। अब अगर मैं x³ वाले को देखता हूँ, इस वाले को देखता हूँ, तो ये कितना होगा भाई, ये होगा फिर से वही 7 कहते हैं 7C0 यानी कि 1, फिर आएगा 7C1 x³ तक जाएगा, फिर जाएगा 7C2 x की पावर 6 तक, फिर देखो 7C3 3 डालते ये हो जाएगा x की पावर 9। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं डालूंगा 7C4 तो ये हो जाएगा x की पावर 12, और x की पावर 12 भाई अगर कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई हुआ ना तब भी x की पावर 11 नहीं बना पाएगा। तो इसके आगे मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, इसके आगे मैं डालूंगा ही नहीं। मुझे पता है इसके आगे है, मैं डॉट डॉट लगा के छोड़ दे रहा हूँ, मेरे को काम का ही नहीं है इसके आगे का। फिर ये मल्टीप्लाई होगा किससे, तीसरे वाले से। तीसरा वाला बंदा क्या, 1+x की पावर 4 है। ठीक है, तो वो क्या आएगा फिर से वही 12C0 यानी कि 1, फिर यहाँ जाएगा 12C1। 12C1 में कितना आएगा x की पावर 4, राइट। फिर 12C2 कितना हो गया x की पावर 8, राइट। अब तुम मुझे बताओ इसके आगे जाने की जरूरत है क्या। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 12C3, तो 12C3 में कितना आएगा x की पावर, बोलो कितना है 4 है ना, तो उसकी बार 12 हो जाएगा, और वो उसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने इसको भी छोड़ दिया। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये मेथड क्यों ज़्यादा अच्छा बैठ सकता है, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने पहला वाला किया ना उसमें कोई लिमिट नहीं थी, इसमें बहुत लिमिट है। वैसे तो हमने पहले वाले में भी दिमाग लगा करके बहुत जल्दी कर लिया उसको, राइट। पर अगर मैं इस वाले तरीके से भी सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में अब चल रहा है कि x की बार 11 बनाना है मेरे को। कैसे बनाऊँ x की बार 11, मेरे को कहीं पर भी x की बार 11 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। एक भी जगह पे तुम देखो, हर जगह x² 4 है, 6 है, 8 है, 3 6 9 4 और 8 है, पर कहीं पर भी 11 नहीं है। यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म को तुम सीधे सीधे 11 से मल्टीप्लाई करके काम नहीं चला सकते, तो अब कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अब यार यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को यहाँ दिख रहे हैं पूरे 5 केस, यहाँ मेरे को दिख रहे हैं 1 2 3 4 केस, और इधर मेरे को दिख रहे हैं 3 केस। तो एक सबसे लॉजिकल तरीका शायद ये होगा कि मैं लास्ट से शुरू करूँ। ठीक है, वैसे तो ये भी बहुत टफ है सोचना, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा जो मैंने तुम्हें अभी कराया है, ठीक है, कौन सा, मेथड नंबर 3 जो भी हम लोगों ने किया ना पूरा टेबल बना करके, वो बेस्ट तरीका है, उससे सारे केस कवर होते हैं अपने आप में। अगर तुम इससे आ रहे हो, तुम ज़रा हिम्मती बंदे हो, तुम सोच रहे हो यार हम तो यार इससे करेंगे, अपने को कुछ आता तो है नहीं, इसी से करके देख लेते हैं, तो थोड़ा यार दिमाग लगा लेना पेपर के अंदर। क्या कि यहाँ है 5 टर्म्स, इसमें कितने अपने काम के कितने 1 2 3 4, तो ये आगे के छोड़ दो, बिल्कुल है ही नहीं, हमें तो दिख ही नहीं रहे ना, है किसी काम के ही नहीं है इसके आगे के। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 4 टर्म्स है, और सबसे जो आखिरी वाला ब्रैकेट है उसमें सिर्फ 3 टर्म्स है। तो मुझे लॉजिकली बताओ मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं 3 टर्म से शुरू करूँगा। तो अगर मैंने इसका 1 उठा लिया तो इसका 1 किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, इसके 4 से हो सकता है और इसके 5 से हो सकता है। तो सोच के देखो हमें क्या चाहिए, हमारा अल्टीमेट एम है x की पावर 11, तो अगर इसका 1 जो है वो x³ से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तो x³ अगर तुम्हारे पास आ गया तो उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, x की पावर 8 चाहिए। सही है, क्या मुझे x की पावर 8 कहीं से ऑफर हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, राइट। तो इसका एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 × 7C1 जिसकी वजह से आएगा x³, राइट, और फिर उसके बाद क्या आएगा 4C4, राइट। अब देख लेते हैं
और क्या हो सकता है, अब ये 1 जो है इससे भी कर सकता है। अगर ये x की बार 6 के साथ हो गया ना मल्टीप्लाई, तो x की बार 11 बनाने के लिए तुम्हें x की बार 5 चाहिए, और वो है नहीं, तो इसके साथ तो कोई फायदा नहीं है मल्टीप्लाई करने का। फिर जब ये 1 अगर मानो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 7 से 3 x की बार 9 से, तो x की बार 9 के साथ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए x का स्क्वायर, राइट। अब वो हमारे पास है, वो ये रहा, राइट। तो हमारे पास दूसरा वाला क्या रहा है कि 7c3 है ना, 7c3 इंटू 4c2 सॉरी इंटू 4c1 बोलो, 7c3 इंटू 4c1, ऑल राइट। तो ये भी हो गया हमारे पास, ओके। अब देख लेते हैं इसके अलावा कौन सा हो सकता है। अब हमारे 1 वाले केस तो सारे हो गए, अब जरा इसको खोल लेते हैं। 12c1 x की बार 4। अब ये अपने पास x की बार 4 पहले लेकर घूम रहा है, x की बार 4 अगर तुम्हारे पास पहले से और तुम्हें चाहिए x की बार 11, तो अब तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है इसको x की बार 7 से। अब x की बार 7 बनाना है मेरे को भाई साहब। अगर मैं यहाँ पे सिंपल 1 ले लेता तो यार पूरे में x की बार 7 का कहीं स्टॉक ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर x क्यूब ले लूँ तो मेरे को क्या चाहिए 7, अगर मैंने यहाँ पे x क्यूब ले लिया तो मेरे को 4 चाहिए, और वो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका दूसरा क्या बनेगा 7c1, सही है ना, 7c1 इंटू 4c2 इंटू 4c2। तुम देख पा रहे हो, थोड़ा दिमाग चाहिए सारे के लिए, सही है, ओके। हाँ, फिर क्या होगा, फिर अगर तुमने मानो x क्यूब ना लेकर के तुमने मानो x की बार 6 लिया होता, तो x की बार 6 के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता, फिर x की बार 7 बनाने के लिए x चाहिए होता, वो यहाँ पर कहीं है नहीं। फिर अगर तुम x की बार 9 लेते तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आखिरी वाले केस की 12c2 x की बार 8। तुम देखोगे तो तुम एक्चुअली में वही सारा काम कर रहे हो जो मैंने टेबल फॉर्मेट में कराया है ज़्यादा अच्छे से, ये तो बल्कि और ज़्यादा रैंडम जा रहा है बहुत। 12c2 x की बार 8, तो फिर जब ये 1 से नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई साहब, भाई अगर यहाँ पर तुमने x की बार 8 ऑलरेडी ले लिया, तो अब तुम्हें अगर 11 चाहिए तो तुम्हें x की बार 3 ही चाहिए, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो यानी कि तुम क्या करोगे, तुम सीधे सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, या तो क्या आ जाएगा 12c2, वो यहाँ से आ गया। फिर तुमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया 7c1 x क्यूब, 7c1 x क्यूब, और सीधे जाके फिर इस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया 1। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। अगर x की बार 6 से कर लिया तो आगे निकल गया, राइट। और इसके अगर x क्यूब के बाद जाके अगर तुमने इनसे कर लिया तब भी वो आगे निकल गया। तो फिर से सिर्फ यही 4 केस बन रहे हैं, एंड यू कैन जस्ट चेक, ये वही सेम केस है। तो अब तुम अपने आप डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा और तुम कौन सा पेपर में सोच पाते। मेरे हिसाब से तो अगर मैं तुम्हें लॉजिकली बताऊं तो तुम ये वाला पेपर तुम्हें करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं कर पाते कि अच्छा मैं 3 वाला ब्रैकेट लूंगा, मैं आगे के टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा। ये सब पेपर में ये हिम्मती कदम होते हैं जो हिम्मत वाले बच्चे उठा पाते हैं, और वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, स्टैंडर्ड तरीका। माना स्टैंडर्ड तरीका थोड़ा सा लंबा था जो अभी हम लोगों ने किया, जिसको हम जब हमने इसको टाइप वाइज किया, जब राइट टाइप वाइज कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं उसको, टेबुलर फॉर्मेट में जब हम लोगों ने किया, इसका मेथड नंबर 3 जो हम बोल रहे हैं उसको, वो तरीका ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि वो तुम खुद सोच सकते हो। तुमने देखा वो ऐसा था जो तुम खुद भी सोच सकते थे, और अगर तुमने रुक करके खुद इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो तो चांसेस हैं कि तुमने शायद वो सॉल्व कर लिया होगा। तो द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स कि तुम्हें अब कौन सा मेथड फॉलो करना है। जितना मुझे कराना था टाइप 5 के अंदर वो मैंने करा दिया है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है ये वो टाइप है ना जो तुम्हें रैंक में फर्क करेगा। ये तुम्हारा रैंक डिसाइडिंग वाला टाइप है ये। क्यों, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है इसको देख के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों की रूह काँप जाती है कि यार ये कैसे करेंगे, ये तो या तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा या ये अपने से हिलेगा भी नहीं। ठीक है ना, सोच के देखो ये वाले क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं एडवांस का। ये जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ दिया है ना, ये वाला, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बना के दे रहा हूँ, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2014 से। तुम सोच के देखो, अगर तुमने मुझसे नहीं कर रखा होता, किसी और से करके बैठे हुए होते तो तुम हिला भी नहीं पाते इसको। सही है, सही है, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए टाइप वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टीचर बोलेगा स्पून फीडिंग एंड शिट लाइक दैट, तो भैया आपको मुबारक। ठीक है, तरीका तो यही है कि बच्चे का दिमाग खोला जाए लेक्चर के अंदर ही अंदर। मेरा मानना तो यही कि अगर टीचर के साथ ना, अगर मतलब मेरे साथ तुम्हारा दिमाग खुलता है तो उसमें फ़ायदा ये कि तुम्हारे पास हर चीज़ सही चीज़ डाउनलोड हो रही है, फालतू की चीज़ें डाउनलोड नहीं हुई। मेरे टाइम में जब मैंने सबसे पहली बार चीज़ों को ग्रास्प किया था, तो जब कोई भी बुक खोलो उसमें कुछ अलग टाइप का मिल जाता था। तो हमारे लिए हर क्वेश्चन नया टाइप है भाई साहब। उसमें क्या होता था कि हर क्वेश्चन अगर नया टाइप है ना, तो कोई कंसेप्ट तो तुमने सीखा नहीं ना, तुमने कुछ जनरलाइज कर पाए, तुमने गलत सलत भर लिया अपने अंदर। सब कुछ ये होता था हर बार गलत सलत कि अच्छा इस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच है, अच्छा जी जो ये क्वेश्चन है ना इसके अंदर पूरा ब्रैकेट नहीं खोलते हैं, थोड़ा सा ही खोलते हैं। ये तो सीखेगा अगर मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन डायरेक्टली दे देता और फिर मैं तुम्हारे को इसका सॉल्यूशन छाप के दे देता जो तुम ज़्यादातर बुकों में मिल जाएगा। तो उसमें पता क्या होता है, जो मैंने अभी तुम्हें मेथड नंबर 2 बताया ना, वही मतलब पूरा खोल करके सॉल्व करने का, उसमें वो क्या करते हैं, वो जो डॉट डॉट मैंने तुम्हें बना के छोड़ दिया वो सीधे वो लिखेंगे। अब बच्चा कन्फ्यूज क्या है, इसने पूरा क्यों नहीं करा। अच्छा हो सकता है कि 1+x³ होल की पावर 7 का जो बाइनोमियल है उसको इतना ही खोलते होंगे। कुछ भी मतलब कुछ भी बैठ सकता है तुम्हारे दिमाग में अगर तुम घर पे बैठ के तैयारी करो तो। ठीक है, इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन करना ज़रूरी है। सही है, मतलब हर टाइप का मतलब एटलीस्ट जो आ चुका है वो तो कर लो, ये तो मत करो। और फिर तुम्हें पता है कि पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो भाई सब रिपीट होते ही होते हैं। मतलब रिपीट ही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है इसके अंदर, नया तो कुछ पूछ नहीं रहा है तुम्हारा जेई जो है प्यारा सा। ठीक है, तो हमें हिम्मत लेनी चाहिए फिर इस बात की। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ये कुछ भी महान नहीं था। अगर तुम सोच रहे हो कि जेई एडवांस 2014 बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, टफ क्वेश्चन है, ये नहीं कह रहा कि नहीं है, पर अब नहीं रहना चाहिए टफ, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यार ये तो सिंपल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा प्रोसीजरल क्वेश्चन है कि भाई हमें प्रोसीजर पता है इसको कैसे करना है।
एनीवेज तो अब फिलहाल हमारा टाइप 5 हो गया है। अब हम टाइप 6 करेंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस अगले वाले में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार जेई में आ चुका है, बहुत बार क्या अभी तक आता रहता है, 19 में 20 में बहुत आए हुए हैं। फिर करेंगे अपना टाइप कौन सा 7, जिसमें हम प्रोडक्ट वाले करेंगे, ये भी बहुत आ रखा है जेई के अंदर। तो तुम देख पा रहे हो ये इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी चल रही है आपकी जेई एडवांस के लिए एंड मेन्स के लिए। ये मेन्स में आए हुए हैं सारे के सारे ये जो ऊपर वाले थे ना, ये सबके सब मेन्स में थे, ये भी मेन्स में आया हुआ है, सही है। और ये ऊपर वाले सारे के सारे मेन्स के हैं, ये भी मेन्स का है, ये भी मेन्स का है, ये भी मेन्स का है। सोच लो तुम, मतलब मेंस भी नहीं बख्शेगा तुम्हें बाय नॉर्मल में। तो सिर्फ तुम अगर निकल गए तो वो तुम्हारा जो 100 परसेंटाइल चमक रहा होगा वहाँ पे ना, 100 परसेंटाइल। क्यों? क्योंकि ये एक क्वेश्चन होगा जिसकी वजह से लोगों की परसेंटाइल गिरेगी। मुझे पता है लोग करते नहीं है, प्रीवियस ईयर करके जाते नहीं है, और जब बेचारे करते भी हैं, चाहे कोई भी बुक खरीद लो, दिशा, अरियंत, उसके पापा, उसके चाचा, जो भी है, कोई भी खरीद लो, सॉल्यूशन ऐसा नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं मिलेगा तो तुम्हारी खत्म। तुमने पूरा प्रीवियस ईयर कर भी लिया, तब भी क्या फायदा हुआ? तुम्हें मेथड तो समझ में आया नहीं, और ना तुमने अपने दिमाग में टाइप बनाई। टाइप बनाना सबसे खतरनाक काम था, है ना, कि बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें ऐसे सॉल्व करना होता है इनको। 3 हो गए तब तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कल को जेई जो है वो मानो सॉलिड को मल्टीप्लाई करके दे देगा। जब भी अगर वो उसने ऐसा कुछ करके बना के दे दिया तुम्हें, तो तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता ना कि करना क्या है, अप्रोच कैसे करनी है। हो सकता है उसमें पक्का वो कुछ ऐसा देगा कि वो ऑड इवन से कट जाएंगे सारे के सारे, या फिर वो ग्रेटर देन की वजह से कट जाएंगे सारे के सारे। कुछ ना कुछ हमेशा जेई करता है, अगर उसको कुछ कॉम्प्लेक्स करना है। कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि 100 दे दिए, मानो उसमें R1 R2 ऐसे करते करते R100 तक चले गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सॉल्व करे जा रहे हो, राइट। वो कुछ ना कुछ ज़रूर देता है हर क्वेश्चन में, हिंट ज़रूर देगा, वो इतना पागल नहीं है वो। हाँ, ये पागलबंदी मेल ज़रूर करते हैं, क्योंकि मेन्स वालों को दिमाग थोड़ा एनीवेज तो अब हम टाइप 6 से शुरू करेंगे।